हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 13 से 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखते हैं पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। हमारे पास जो यंग मैथमेटिशियंस हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है, रामानुजम प्राइज। तो इस बार का जो अवार्ड है वो मिला है डॉक्टर कैरोलिना को। शी इज फ्रॉम ब्राजील और इन्होंने रिसेंटली काम किया था हमारे पास अलजेब्रिक ज्योमेट्री में और थ्योरी ऑफ एक्सट्रीमल रेज में। इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखिए, रामानुजम की बात करें, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, वो भारत के एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को तमिलनाडु में। अब ये मैं डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 22 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। जी हां, भारत में जो मैथमेटिक्स डे है वो श्रीनिवास रामानुजम की याद में ही मनाया जाता है। भारत के एक बहुत ही जाने माने वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन, और इन्हीं के नाम पर एक नंबर भी बहुत फेमस है, आपको मैं बता देता हूं, 1729। इसको कहा जाता है रामानुजम नंबर। ये हमारे पास रामानुजम नंबर के नाम से जाना जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और स्टूडेंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा, बहुत सारी इक्वेशंस श्रीनिवास रामानुजम ने दी हैं, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इक्वेशन के बारे में उन्होंने एक लाइन कही थी, एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग unless it express a thought of God। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, an equation has no meaning unless it express a thought of God। सो ये थे हमारे पास श्रीनिवास रामानुजम। ओके, इनके अलावा हमारे पास भारत में और भी कई बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम किसका आता है? अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन रहे हैं? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का यूज करना शुरू किया मैथमेटिक्स की फील्ड में। अब देखो, आर्यभट्ट अपने समय से बहुत आगे की बात करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया है, जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनको, उसको एक्सप्लेन किया है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आर्यभट्ट की वो कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आर्यभट्ट की वो कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, आर्यभट्ट ने हमारे पास अपनी बुक सूर्य सिद्धांत, एक बहुत ही फेमस बुक है हमारे पास, सूर्य सिद्धांता नाम की एक बुक थी जिसमें एक्सप्लेन किया था मोशन ऑफ प्लैनेट। तो ये बुक आप याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज द न्यूज ऑल अबाउट रामानुजम प्राइज 2020। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिम बैंक एक्सटेंड $448 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान हमारी एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी हद तक इंडिया के लिए क्रूशियल है, और इंडिया इसके साथ रिलेशन लगातार और स्ट्रेंथन करता जा रहा है। तो इसको इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एक्सिम बैंक के थ्रू। सो व्हाट इज एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक हियर मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इसी के चलते डसलिंक नाम से एक हमारे पास कुछ टाइम पहले एक जॉइंट एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर कि डसलिंक नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? सो दैट इज उज्बेकिस्तान। आगे स्टूडेंट समझिएगा, जब मैं एक्सिम बैंक की बात करता हूं, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए कि एक्सिम बैंक जो है हमारे पास 1982 से देश के लिए काम कर रहा है। बेसिकली एक्सपोर्टर्स के साथ ये कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करने के लिए काम करता है, और इसके जो करंट हेड हैं वो है डेविड रश्किना। डू रिमेंबर द नेम ऑफ एक्सिम बैंक हेड? तो एक्सिम बैंक के हेड राइट नाउ कौन है? डेविड रश्किना। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको मैं क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। जब मैं उज्बेकिस्तान की बात करता हूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उज्बेकिस्तान और इंडिया के रिलेशन स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया ने एक पोर्ट को यूटिलाइज करने की बात की है। इन्होंने कहा कि हम तीनों मिलकर एक पोर्ट को यूटिलाइज करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ईरान, उज्बेकिस्तान और हमारे पास इंडिया कौन से पोर्ट को जॉइंटली मिलकर यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, द आंसर इज चाबहार पोर्ट। याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट जो कि कहां है? ईरान में। इस पोर्ट को यूज करने की बात कर रहे हैं इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल मत भूलिएगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ताशकंद में ही आपको बता दूं कि ताशकंद में ही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तो इसीलिए भी ताशकंद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एरिया हो जाता है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेबी फॉर्म्स CFID टू चेक प्रमोटर्स फ्रॉड। सो व्हाट इज CFID और एंड व्हाट इज सेबी?
देखिए सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है और फ्रॉड्स को चेक करने के लिए काम करता है, लेकिन अब स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स को देखने के लिए उसने एक स्पेशलाइज्ड बॉडी एस्टैब्लिश कर दी है, CFID। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो बॉडी एस्टैब्लिश की गई है उसका नाम आप याद रखेंगे कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम रहेगा जो IPO में फ्रॉड होते हैं, डाइवर्जन ऑफ फंड होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं, उन सब में जो फ्रॉड आपको दिखाई देते हैं उन सबको कहीं ना कहीं मैनेज करना, ये इसका मेन टारगेट यहां पर कहीं ना कहीं रहेगा। अब इस एजेंसी के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। इस एजेंसी के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है नागेंद्र पारेख को। जी हाँ, याद रखेंगे CFID के नए हेड कौन अपॉइंट हुए? नागेंद्र पारेख। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट समझ लो। जब भी मैं सेबी की बात करता हूं तो सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर तो है ही है, साथ में भारत में कमोडिटी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट एज वेल एज कमोडिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। हेडक्वार्टर कहां है सेबी का? मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। डू रिमेंबर द हेड नेम, अजय त्यागी, करंट चेयरमैन ऑफ सेबी। आपको सेबी के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। सेबी एस्टैब्लिश तो 1988 में हुआ था। सेबी एस्टैब्लिश तो 1988 में हुआ था। इसको स्टैट्यूटरी पावर कब मिली? 1992 में। ठीक है, याद रखना सेबी को स्टैट्यूटरी पावर कब मिली? इन द ईयर 1992। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है जयपुर में। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI भारत का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो कि हमारे पास 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। और करंट RBI के गवर्नर, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं क्लास में, कौन? शक्ति कांता दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास। तो RBI ने क्या कहा है कि एक हमारे पास ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा जयपुर में, जो क्या करेगा? हमारे पास नए नोट्स को एक तरह से डिस्पर्स करेगा और साथ ही साथ कलेक्ट करेगा सोल्ड नोट्स को और उनको डिमोलिश करने का काम करेगा। ये सोल्ड नोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, सोल्ड नोट्स वो नोट होते हैं जब डेली नोट हम यूज करते हैं, करेंसी नोट यूज करते हैं, तो धीरे धीरे उसका रंग जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, वो मैला हो जाना शुरू हो जाता है, तो दैट इज नोन टू बी सोल्ड नोट। एक और टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज म्यूटिलेटेड नोट्स। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। एक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज म्यूटिलेटेड नोट्स। म्यूटिलेटेड नोट किनको कहा जाता है? वो करेंसी नोट जिसका कोई हिस्सा फटकर उससे अलग हो गया हो। मान लीजिए ऐसा करेंसी नोट जिसका कोई हिस्सा मिसिंग हो, जिसका कोई पार्ट मिसिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। चलिए, क्या सोल्ड नोट भारत में एक्सेप्ट होते हैं? जी हाँ, सोल्ड नोट जो फटे पुराने नोट हो जाते हैं उनको भी आपने देखा होगा बैंक्स जो है एक्सेप्ट करते हैं और उनकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सोल्ड नोट एक्सेप्टेड इन अकॉर्डिंग टू विच RBI एक्ट? कौन से रूल के अकॉर्डिंग, RBI के कौन से रूल के अकॉर्डिंग सोल्ड नोट्स को एक्सेप्ट किया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखिएगा RBI नोट रिफंड रूल 2009 के अकॉर्डिंग, RBI नोट रिफंड रूल 2009 के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास नोट्स को, सोल्ड नोट्स को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन मुंबई। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है सारा जनरली आप देखेंगे मुंबई से कंट्रोल किया जाता है, तो RBI का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन मुंबई। नेक्स्ट हमारे पास शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे पास आई है। यूनेस्को नाम की एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। सो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अब इसने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। क्या प्रपोजल एक्सेप्ट किया है? कि बांग्लादेश के एक लीडर हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके नाम पर एक अवार्ड स्टार्ट करने का प्रपोजल। तो अवार्ड का नाम होगा यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज। ये हमारे पास अवार्ड का नाम रहेगा। जब मैं बात करता हूं शेख मुजीबुर रहमान की, ये कौन थे? देखिए, आपको बताना चाहिए बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान के कंट्रोल में था। 1971 में जाकर बांग्लादेश को आज़ादी मिली पाकिस्तान से, और इस आज़ादी दिलाने में एक पर्सन का बहुत अहम योगदान था। वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं, यानी फ्रेंड ऑफ बंगाल, और दूसरा जानते हैं फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। अभी रिसेंटली इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी,
तो इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने गुडविल दिखाते हुए एक कॉमरेटिव मतलब यादगार पोस्टल स्टैंप इशू की थी। ठीक है, एक पोस्टल स्टैंप इशू की थी। देखो बांग्लादेश के साथ हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन स्टेबलाइज रहें, फ्रेंडली रहें। इसीलिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिसेंटली हमारे पास कुछ टाइम पहले 2015 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो लैंड डिस्प्यूट था उसको खत्म करने के लिए किया था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, LBA मींस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। और इसके लिए संविधान में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, इसके लिए संविधान में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश को लेकर। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर बताना चाहूंगा। बांग्लादेश अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल में न्यूज में है बहुत ज्यादा। रीजन क्या है, क्यों बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज में है? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज, जो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो भी शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश क्या कर रहा है, उनको एक आइलैंड पे शिफ्ट कर रहा है। तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश के जो रोहिंग्याज है, बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज है, उनको कौन से आइलैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है? उस आइलैंड का नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, आइलैंड का नाम याद रखेंगे। आइलैंड का नाम है स्टूडेंट भसनचर आइलैंड। ठीक है, भसनचर आइलैंड एक आइलैंड है बांग्लादेश का जिसपे रोहिंग्यास को अभी शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। सो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो है, ठीक है, वो यहां पर हमारे पास अभी कंक्लूड हुई है और उसमें इंडिया के एक शूटर यशवर्धन ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। जी हाँ, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखो, जब भी शूटिंग की बात हो, याद रखना कि हमारे पास शूटिंग को मैनेज करने के लिए जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। पहले तो बॉडी का नाम याद रखिएगा। बहुत पुरानी बॉडी है, 1907 से काम कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिक में है। ठीक है, आपको ये बता दूं किसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर इन म्यूनिक जर्मनी। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको क्लियर रहनी चाहिए कि म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट, भारत के कई सारी प्लेयर्स जो हैं, कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी शूटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली मैं 2 प्लेयर्स का नाम आपको मेंशन करना चाहूंगा जो 10 मीटर एयर पिस्टल की चैंपियन है, 2 फीमेल शूटर। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जो चैंपियन 2 शूटर्स हैं, एक तो है हमारे पास अपूर्वी चंदेला। ठीक है, एक तो है हमारे पास अपूर्वी चंदेला और दूसरा नाम है मनु भाकर। अपूर्वी चंदेला और दूसरा नाम क्या है, मनु भाकर। ये दोनों 10 मीटर एयर पिस्टल में चैंपियन है। ओके, इसके अलावा आप एक बात ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ये दोनों टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने हैं ना हमारे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, लेकिन अब वो 2021 में होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओलंपिक्स में मेडल जिताने के लिए एक स्कीम चल रही है प्लेयर्स को, दैट इज टॉप स्कीम। मैं पहले भी कई लेक्चर्स में इसके बारे में बता चुका हूं। ये टॉप जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें पी का मतलब क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इन सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप स्कीम, पी स्टैंड फॉर व्हाट? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन टॉप, पी स्टैंड फॉर पोडियम, फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। जी हाँ, याद रखेंगे, स्कीम का नाम याद रखेंगे टॉप्स, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंडिया। नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, दैट इज विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। बेसिकली देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं इंप्रूव हो, तो उसको लेकर एक व्हाइट पेपर हमारे पास पब्लिसाइड किया नीति आयोग ने। नीति की फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो वाइस चेयरमैन कौन है, वो है राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। और अगर हम सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है नीति आयोग में, डॉक्टर अमिताभ कांत, सीईओ है अमिताभ कांत। और डॉक्टर वीके पॉल यहां पर फुल टाइम मेंबर है, विनोद कुमार पॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार पॉल को कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी विनोद पाल को दी गई है। अब देखो, यहां पर हम क्या चाहते हैं कि हम अपने
स्वास्थ्य सेक्टर को, मतलब कि हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करें, उसके लिए जो सबसे बड़ी स्कीम अभी राइट नाउ चल रही है स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी स्कीम है हेल्थ सेक्टर में राइट नाउ, जिसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। याद रखना, आयुष्मान भारत स्कीम कौन सी स्कीम है जिसके तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्कीम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहां पर स्टूडेंट अभी गवर्नमेंट का एक टारगेट भी बन रहा है, वो क्या, कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर थोड़ा खर्चा बढ़ाया जाए ताकि हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर के लिए खर्चा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी का जो आप परसेंटेज अभी खर्च करते हैं, अभी इंडिया अपनी जीडीपी का 1% से भी कम हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च करता है। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2025 तक वो इस खर्चे को बढ़ाएगा, 2025 तक वो एक अच्छे लेवल तक इस चीज को लेकर जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इंडिया टारगेट हाउ मच % ऑफ द जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय 2025? इंडिया टारगेट हाउ मच % ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय 2025? इंडिया टारगेट हाउ मच % ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय 2025? सो याद रखिएगा स्टूडेंट, 2.5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 2.5% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय 2025। तो इंडिया ने क्या कहा है कि 2025 तक वो अपनी जीडीपी का लगभग 2.5%, अपनी जीडीपी का लगभग 2.5% हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये अचीव हो पाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में हेल्थ सर्विसेज काफी इंप्रूव होती हमें दिखाई देंगी। चलिए जी आगे चलते हैं। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। अब ये क्या है भाई, देखिए, एक हमारे पास वर्चुअली एक समिट कंडक्ट किया गया था, क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। ठीक है, कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ाने के लिए समिट जो है कंडक्ट किया गया। किस किसने होस्ट किया, यूके, यूएन एंड फ्रांस, इन 3 कंट्रीज ने हमारे पास मिलकर इसको होस्ट किया। बेसिकली इट्स अ स्प्रिंट टू ग्लासगो। सो व्हाट इज स्प्रिंट टू ग्लासगो? अब ये समझिएगा स्टूडेंट, हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ा समिट होता है, सम्मेलन होता है। इस साल नहीं हो पाया कोविड की वजह से। सम्मेलन ऑर्गेनाइज कौन करता है, UNFCCC, ये बॉडी UNFCCC। फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप स्क्रीन पर फुल फॉर्म देख सकते हैं। 2020 की मीटिंग नहीं हो पाई, अब 2021 में मीटिंग होगी। उस मीटिंग का नाम होगा COP26। मीटिंग का नाम क्या होगा, COP26। और ये मीटिंग कहां होगी, ग्लासगो में। मीटिंग कहां होगी, ग्लासगो। ग्लासगो कहां है हमारे पास, ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपको मीटिंग देखने को मिलेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये अपने आप में कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको पता होनी चाहिए कि 2021 की क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग कहां होगी। ये जो UNFCCC है, ये कहां से ऑपरेट करता है, ये ऑपरेट करता है बॉन, जर्मनी से। इसका हेडक्वार्टर कहां है, बॉन, जर्मनी। अब देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो भारत में बहुत तेजी से उसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है उस चीज का। लेकिन भारत में कई ऐसी मूवमेंट्स भी आई हैं स्टूडेंट, जहां पर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की। ऐसी भारत में कई सारी मूवमेंट आई हैं जहां पर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की। उसमें से एक बड़ी फेमस मूवमेंट रही है चिपको मूवमेंट। हाँ जी, उसमें से बड़ी फेमस मूवमेंट रही है चिपको मूवमेंट। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो चिपको मूवमेंट है उसका संबंध भारत के किस एरिया से है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट थी, इसका संबंध भारत के किस एरिया से है। ओके, 1973 में स्टूडेंट चिपको मूवमेंट देखने को मिली थी, जिसका संबंध था टिहरी गढ़वाल एरिया से, जो कि आज की डेट में उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में, हमें आज का उत्तराखंड। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में एक मूवमेंट देखने को मिली थी जहां लोगों ने पेड़ को हक करना शुरू कर दिया था कि ताकि कोई पेड़ को काट ना सके। दैट इज नोन टू बी चिपको मूवमेंट एंड दैट इज वन ऑफ द फेमस एनवायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1973। डू रिमेंबर दैट मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, रशिया टेस्ट लॉन्चेस अंगारा 5। देखिए, रशिया ने हमारे पास एक नया रॉकेट टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, अंगारा 5। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आप याद रखिएगा, रोसकॉस्मोस। ठीक है, रशिया की जो स्पेस गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है दैट इज नोन टू बी रोसकॉस्मोस। और आप देखिएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेस में हमारे पास सुपरमेसी को लेकर जो फाइट है वो काफी हद तक तेज हो चुकी है। ठीक है, स्पेस में फाइट, जो स्पेस को लेकर जो फाइट है वो काफी हद तक तेज हो चुकी है। और अभी रशिया ने हमारे पास सोयूज रॉकेट का यूज करके, एक नया रॉकेट था इनका कुछ टाइम पहले, नवंबर की बात, ये नवंबर सितंबर की बात है कि सोयूज रॉकेट का यूज करके रशिया ने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका काम क्या था, जिसका काम था हमारे पास टू अलर्ट अबाउट द
मिसाइल, ठीक है, मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट हमारे पास लॉन्च की थी। एक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की रिसेंटली? सोयूज रॉकेट का यूज करके। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपने याद रखना है रशिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सोयूज रॉकेट का यूज करके इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, और सैटेलाइट किस लिए थी? दैट इज मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। कोई भी रशिया की तरफ अगर मिसाइल आ रही होगी तो उसके लिए उसको लेकर ये सैटेलाइट जो है वो पहले ही वार्न कर देगी। तो अपने आप में आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्पेस का यूज करके हम कहीं ना कहीं अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यहां पर अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक यूरोपियन कंट्री ने अपनी एयरफोर्स का नाम चेंज करके रख दिया है एयर एंड स्पेस फोर्स। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस यूरोपियन कंट्री ने अपनी एयरफोर्स का नाम चेंज करके रख दिया एयर एंड स्पेस फोर्स। ये कौन सी यूरोपियन कंट्री ने किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किसने किया है? दैट इज डन बाय फ्रांस, ठीक है, दैट इज डन बाय फ्रांस। फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स और जो अपनी एयरफोर्स है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए क्या कहा कि वो स्पेस में भी काम करेगी, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगी, और कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल का काम यहां पर अब होने लगा है कि हमारे पास अभी तक आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात होती थी, लेकिन अब से स्पेस फोर्स की बात भी होगी, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी अपनी एक नई डिवीजन एस्टैब्लिश कर चुका है, दैट इज नोन टू बी स्पेस फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास एल हैबिटोर टेनिस चैलेंज। देखिए इंडिया की टेनिस प्लेयर हैं, फेमस टेनिस प्लेयर अंकिता रैना, इन्होंने, और हमारे पास जॉर्जिया की प्लेयर हैं हमारे पास एक्ट्रीन गोडेस, इन्होंने मिलकर हमारे पास जीत लिया 23rd हैबिटूर चैलेंज 2020, ठीक है, 23rd अल हैबिटूर चैलेंज 2020, जो कि कहां हुआ था? दुबई में। दुबई इज इन यूए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हार्ड कोर्ट इवेंट था, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आपको बताना चाहिए अंकिता रैना इंडिया की स्टार टेनिस प्लेयर है। और आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि टेनिस को इंटरनेशनल लेवल पर कौन रेगुलेट करता है? टेनिस इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट करता है आईटीएफ, दैट इज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि हमारे पास कहां से ऑपरेट करता है? लंदन से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में याद रखना, आईटीएफ जो है टेनिस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में। नेक्स्ट हमारे पास ओके चलिए, लद्दाख से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज, लद्दाख ने लोसर को सेलिब्रेट किया। लोसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है लद्दाख में एज अ न्यू ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। सो लोसर आपने याद रखना है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी, बेसिकली अब यूनियन टेरिटरी की बात होगी ना, लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। कब बना था यूनियन टेरिटरी? ये भी याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन 31st of October 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारे पास लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बना। 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेशनल यूनिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑन 31st of October। सो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये ऑब्जर्व किया गया। और यहां पर आप देखिएगा तारचन, ये भी आप वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। तारचन आर रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल फ्लैग वर होस्टेड। तो तारचन हमारे पास फ्लैग होस्ट किया जाता है किसके द्वारा? सो दैट इज बाय द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये संबंध किससे है? लद्दाख से। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा कलरफुल और एक अच्छा फेस्टिवल, आप पिक्चर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो 15th सेंचुरी से हमारे पास ये फेस्टिवल जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। लद्दाख की मैं बात करूं तो लद्दाख में हमारे पास दो मेन एरियाज हैं, ले और कारगिल, ठीक है। और अभी राइट नाउ इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? आर के माथुर। याद रखिएगा, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर? आर के माथुर। चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इंडिया का ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और हिमालयस का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? दैट इज इन लद्दाख। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा बड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो लद्दाख में स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? दैट इज नोन टू बी हेमिस नेशनल पार्क। और ये भारत के, यकीन मानिए, सबसे बड़े नेशनल पार्क में से एक है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तरफ से हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक रहा 131। नो डाउट ये रैंक बहुत पीछे है, ठीक है। एचडीआई में इंडिया का रैंक रहा 131। टॉप किसने किया? नॉर्वे ने।
टॉप किया है नॉर्वे ने, तो आप इंडिया का रैंक याद रखेंगे और याद रखेंगे टॉप किसने किया है। बेसिकली एचडीआई में तीन चीजों को मेनली हम इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बर्थ के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल आप जिएंगे उसकी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन, और एवरेज एजुकेशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीन चीजों को बेसिकली यूज करते हुए हम एचडीआई को कैलकुलेट करते हैं। एचडीआई के बारे में जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो एचडीआई को निकालने का जो कंसेप्ट था, जो फॉर्मूला था, वो किसने दिया था? महबूबुल हक ने। याद रखना, पाकिस्तान के हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, जिन्होंने ये सिस्टम दिया कि हमें एचडीआई को कैलकुलेट करना चाहिए टू कैलकुलेट द इनकम इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए। ठीक है, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एचडीआई तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही है, जिसकी रिपोर्ट कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, एक और इंडेक्स होता है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग इंडेक्स, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएच इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है वो कौन सी कंट्री द्वारा सुझाया गया था? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो कौन सी कंट्री द्वारा सुझाया गया था? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये समझाया गया था हमारे पास किसके द्वारा? दैट इज बाय भूटान। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो मेघदूत अवार्ड फंक्शन 2020। सो मेघदूत अवार्ड फंक्शन हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये अवार्ड दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी ये किसका हिस्सा है? इंडिया पोस्ट का। किसका हिस्सा? इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक। इंडिया पोस्ट अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा एक सिस्टम है और बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म है। 1884 में 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पोस्ट ऑफिस का सिस्टम इंडिया में शुरू किया गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया पोस्ट ने अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। याद रखना, इंडिया पोस्ट ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। मतलब कि पोस्ट वाला काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एज अ बैंक भी काम करेंगे। दो अलग अलग डिविजन होंगी। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कब से काम करना शुरू किया भारत में? याद रखना 2018 से। और हमारे पास इंडिया पोस्ट कब से काम कर रहा है? 1854 से। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से पेपर में आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जब मैं स्टूडेंट बात करता हूं तो याद रखना कि जे वेंकट रमन, हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के करंट सीईओ कौन है? जे वेंकट रमन। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जे वेंकट रमन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर इन्होंने अवार्ड दिया। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक अवार्ड किसको मिला है? कीर्तन नायक को। कीर्तन नायक को। ठीक है, और हमारे पास वुमेन एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है रिंचन को, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये दोनों अवार्ड्स आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहा कि इन्होंने एक डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की है डाक पे। जैसे आपने गूगल पे सुना होगा, हमारे पास और भी कई सारे पेमेंट गेटवे हैं, फोन पे है, तो यहां पर डाक पे नाम से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नया पेमेंट डिजिटल पेमेंट ऐप जो है वो लॉन्च किया। ये क्वेश्चन मैं सीधा सीधा आपसे पूछ सकता हूं। देखिए, इंडिया पोस्ट बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज करता है और भारत में आपको अगर किसी का भी एड्रेस जानना हो तो पिन कोड एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसको 1972 में हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में टोटल कितने हमारे पास सर्कल हैं, हमारे पास कितने पोस्टल जोन्स है। बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत में टोटल कितने पोस्टल जोन्स है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हाउ मेनी पोस्टल जोन्स इन इंडिया। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, भारत में कुल 9 पोस्टल जोन है। याद रखना, भारत में कुल कितने पोस्टल जोन है? 9 पोस्टल जोन है भारत में। ठीक है, देयर आर 9 पोस्टल जोन्स इन इंडिया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 8 पोस्टल जोन तो सिविलियंस के लिए है, एक हमारे पास आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए है। ठीक है, एक डिफेंस के लिए हमारे पास पोस्टल जोन रखा गया है स्पेशल। ओके, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आया तो हमारे पास हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट आई है फोर्ब्स की 2020 की, जिसमें काइली जेनर, ठीक है, इनको हमारे पास सबसे ऊपर रखा गया है। $590 मिलियन की अर्निंग की है इन्होंने 2020 में। ठीक है, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट को टॉप किया है काइली जेनर ने। ठीक है, काइली जेनर जानी जाती है उनके
कंपनी के लिए, काइली कॉस्मेटिक्स के लिए, जो वर्ल्ड फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है राइट नाउ, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर यहां पर पूछा गया तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है, डिफेंस सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि इजराइल ने 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट फायर किए हैं। इन तीनों का नाम क्या है? एरो, डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम। अब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी कंट्री ने इजराइल की तरफ अगर मिसाइल लॉन्च की है तो इजराइल उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब ये देख लो जरा, यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जो आयरन डोम जो नाम का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए है, और मिड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए डेविड स्लिंग नाम का हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और एरो जो मिसाइल सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। तो आप देखिएगा कि हर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इजराइल ने बनाया है। इजराइल इसीलिए जाना जाता है कि इजराइल जो है अपने दुश्मन से अपनी सिक्योरिटी करना, अपनी सेफ्टी बनाए रखना बहुत बखूबी जानता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर? कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि इजराइल को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे? ब्रिटिशर से। इजराइल को 1948 में ही इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर से। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, यहाँ की जो लेजिस्लेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? नेस्ट के नाम से। याद रखिएगा, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है तो इजराइल में हमारे पास एग्जिस्ट करता है नेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो डिफेंस सिस्टम अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम नाम से 3 डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किए हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? दैट इज टेस्टेड बाय इजराइल, ठीक है। दैट इज टेस्टेड बाय इजराइल। ये 3 डिफेंस सिस्टम इजराइल ने टेस्ट किए हैं। देखो, अगर हम बात करें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसको कंसीडर किया जा रहा है राइट नाउ? दैट इज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस समय वर्ल्ड का बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको माना जाता है, जो कि रशिया मैन्युफैक्चर करता है। कौन मैन्युफैक्चर करता है? रशिया। इंडिया ने भी इसको ऑर्डर किया हुआ है, इंडिया ने ऑलरेडी इसका ऑर्डर प्लेस किया हुआ है रशिया को, और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक S-400 की डिलीवरी जो है रशिया इंडिया को कर देगा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर यूएसए ने अभी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। यूएसए ने एक हमारे पास कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाए हैं कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज कर रही है। नेम दैट कंट्री जिसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं फॉर यूजिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शन किस कंट्री के ऊपर लगाए हैं? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास, करेक्ट आंसर याद रखिए, करेक्ट आंसर है टर्की। करेक्ट आंसर है टर्की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 49th विजय दिवस। सो 49th विजय दिवस जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 16 दिसंबर को। किसकी याद में? हमारी जो विक्ट्री थी 1971 की लड़ाई में, बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था, तो उसको लेकर हम हर साल एक डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार 49th विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया, और आने वाला जो साल होगा वहां पर स्वर्णिम विजय वर्ष, याद रखना है स्वर्णिम विजय वर्ष किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? सो दैट इज द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। 1971 की लड़ाई बहुत ही खास थी। इस लड़ाई के दौरान आपको मैं यही बताना चाहूंगा, इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम का ऑपरेशन इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था, और जिसमें कराची बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर दिया था 4 दिसंबर को। इसीलिए 4 दिसंबर को आज की डेट में हम ऑब्जर्व करते हैं नेवी डे। नेवी इसी की याद में हर साल ऑब्जर्व करती है इंडियन नेवी डे ऑन 4th दिसंबर इन द मेमोरी ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि कब हुआ था? इन द 1971 वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमने कई लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन जो 1971 की लड़ाई है वो खास क्यों थी? क्योंकि इसमें 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए थे। ओके, क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट? आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कारगिल विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, 26 जुलाई स्टूडेंट याद रखिएगा, 26 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं कारगिल विजय दिवस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास
जू टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन 9001 एंड 2015। भारत की पहली ऐसी जू जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में। ये पहली ऐसी हमारे पास जू है जिसको आईएसओ 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिली है। आईएसओ हियर मींस व्हाट? दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ एक ऐसी संस्था है जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। आईएसओ का हेडक्वार्टर कहां है? जिनीवा में, याद रखिएगा। और पहली बार भारत की किसी जू को, और ये कौन सी जू है हमारे पास? दैट इज द नेहरू जूलॉजिकल पार्क इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो यहां पर ये सर्टिफिकेशन मिली है। जूस की जब मैं बात करता हूं, जब भी मैं जू की बात करता हूं, याद रखिएगा हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है, दैट इज वाजा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। याद रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जूस को और एक्वेरियम्स को मैनेज करने का काम करती है, दैट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? बार्सिलोना, स्पेन में। याद रखिएगा, वाजा का हेडक्वार्टर कहां है? बार्सिलोना। एंड वेयर इज बार्सिलोना? बार्सिलोना इज इन स्पेन, ठीक है। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज यूएनईपी की तरफ से दिया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, और ये मिला है विद्युत मोहन जी को। क्यों? क्योंकि उनके सोशल एंटरप्राइज टकाचर के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी मैं यूएनईपी की बात करता हूं, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी में। नैरोबी इज इन केनिया। और अर्थ को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम करती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है यूएनईपी। और लगे हाथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अप्रैल को। तो लगे हाथ ये भी याद रख लीजिएगा कि 22 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अब यहां पर जो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विद्युत मोहन है, इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है तकाचर के नाम से। इसमें क्या है कि जो बायो वेस्ट होता है, सॉरी, जो हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, माय अपॉलॉजीज, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं हम सॉलिड फ्यूल के तौर पे यूज करें या उसका कहीं ना कहीं कंपोस्ट बनाकर यूज करें, तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया, दैट इज तकाचर। और इसीलिए इनको मिला यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन। अब आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। प्लैनेट की बात बार बार हम करते हैं, जो प्लैनेट है उसकी बात हम बार बार करते हैं। जो अर्थ प्लैनेट है, जो अर्थ हमारा प्लैनेट है जैसे कि, तो प्लैनेट वर्ड जो है, ठीक है, प्लैनेट वर्ड जो है वो कहां से आया है? दैट इज फ्रॉम प्लैनेटिया, ठीक है। वो कहां से आया है? प्लैनेटिया से, ठीक है। तो आप जरा स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो हमारे पास दैट इज प्लैनेटा, प्लैनेटाई, सॉरी माय अपॉलॉजीज, प्लैनेटाई, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। प्लैनेटाई, तो ये जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया स्टूडेंट? दैट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, ठीक है। ये हमारे पास कहां से लिया गया? ग्रीक लैंग्वेज से। तो ग्रीक लैंग्वेज से हमारे पास वर्ड आया है प्लैनेट, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। सो स्टूडेंट, एक बहुत ही बड़ी ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है वर्ल्ड की, जिसमें हमारे पास आता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं शशि वेम्पति। शशि वेम्पति कौन है? इज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती। और अगर हम बात करें यहां पर इब्राहिम एरन, जो कि टर्की से हैं, ये बने हैं हमारे पास चेयरमैन, ठीक है, प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन। तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इब्राहिम एरन। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो कौन बने? शशि वेम्पति। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसकी, यहां पर प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती वो बॉडी है जिसके अंडर दो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। एक तो है ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा है दूरदर्शन। सो आपको बता दूं स्टूडेंट, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन नाम की जो दोनों बॉडीज हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रसार भारती। तो प्रसार भारती की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कंसीडर की जाती है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऑल इंडिया रेडियो की बात हुई है, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हाँ जी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
ओके, याद रखना स्टूडेंट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये चीज याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1927 को बड़ा हिस्टोरिक दिन था। इस दिन भारत में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। तो 29 जुलाई 1927 को पहली बार भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, और उसी की वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसरो सेटअप नेत्रा। अब इसरो ने एक नेत्रा नाम का सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। पहले तो नेत्रा की फुल फॉर्म याद रखेंगे, दैट इज नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। अब ये क्या है भाई, देखो स्पेस में ऐसे बहुत सारा कचरा, जो सैटेलाइट्स हमारे पास खराब हो चुकी हैं या जो टूट चुकी हैं, उनका मलबा इस तरह से कुछ घूमता हुआ स्पेस में दिखाई देता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? स्पेस डेब्रीज। उसको क्या कहा जाता है? स्पेस डेब्रीज। तो सैटेलाइट्स को हमेशा इनसे खतरा बना रहता है। जितनी भी सैटेलाइट्स होती है, चाहे वो इंडियन सैटेलाइट हो या कोई और सैटेलाइट हो, तो इस सब को मॉनिटर करने के लिए इसरो ने हमारे पास एक नया सिस्टम लॉन्च किया, दैट इज नोन टू बी नेत्रा। अब नाम से पता चल रहा है नेत्रा मतलब आई, कहीं ना कहीं आई की तरह ही काम करेगा, और अल्टीमेटली इंडियन स्पेस एसेट्स को बचाएगा फ्रॉम स्पेस डेब्रीज। अभी तक अमेरिका, रशिया और यूरोप के पास ही ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या कि हमारे पास एक नेत्रा नाम का सिस्टम डीआरडीओ ने भी बनाया हुआ है। पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना अगर डीआरडीओ का नेत्रा पूछ लिया गया। डीआरडीओ के नेत्रा जो है उसका सिस्टम और काम अलग है, दैट इज नेटवर्क ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। जो डीआरडीओ का नेत्रा है उसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये क्या करता है? जो हमारे पास आईबी और रो जैसी संस्थाएं हैं उनकी हेल्प करता है कि वो इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डीआरडीओ की जो नेत्रा है उसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका काम क्या होता है? जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चल रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना, नजर रखना, ये सब काम हमारे पास किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज डन बाय डीआरडीओ नेत्रा, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए जी, आगे चलते हैं। हमारे पास चाइना चेंगेज 5 स्पेसक्राफ्ट ब्रिंग्स मून सैंपल। अभी क्या हुआ है देखो स्टूडेंट, ध्यान सुनना। चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था चैंगे 5 नाम से, जिसने एक तो मून के सरफेस पे उनका फ्लैग लगा दिया। तो चाइना वर्ल्ड का दूसरा ऐसा कंट्री बना है जिसने मून के सरफेस पे फ्लैग लगा दिया है। अगर हम बात करें, मून जो है अब बहुत एक कंपटीशन वाला जगह बन चुकी है। क्यों? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, वर्ल्ड का पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो मून के सरफेस पे पहुंचा वो था लूना 2। ये रशिया के द्वारा हमारे पास मून के सरफेस पे पहुंचाया गया था। उसके बाद अपोलो 11 पहुंचा, जिसमें हमारे पास ह्यूमंस जो हैं वो मून के सरफेस पे पहुंच पाए अपोलो 11 के थ्रू। और अब तक बहुत से साइंटिस्ट मून के सरफेस पे वॉक कर चुके हैं, जिसमें सारे के सारे अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। लेकिन अब यहां पर एम्बिशन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चाइना का यहां पर स्पेसक्राफ्ट क्या करके लेके आया है? यहां से मून के सैंपल्स लेकर आया है, ठीक है। और यूएसए ने तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। यूएसए वाले क्या बोलते हैं कि हम मून के सरफेस के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। चलिए, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब आप देखो, ये याद रखिएगा पहले तो कि कौन सी 2 कंट्रीज हमारे पास मून के सरफेस पे फ्लैग लगा चुकी हैं, तो चाइना एंड यूएसए। और अभी कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात कर रही है यूएस हमारे पास मून के ऊपर? तो दैट इज अगेन यूएसए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कितने ऐसे लोग हैं जो मून के सरफेस पे वॉक कर चुके हैं? नंबर ऑफ पीपल हु वॉक ऑन द सरफेस ऑफ मून। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु वॉक ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, टिल डेट 12 ऐसे लोग हैं, 12 पीपल ऐसे हैं, 12 ऐसे लोग हैं जो मून के सरफेस पे क्या कर चुके हैं? वॉक कर चुके हैं, ठीक है। मून के सरफेस पे वॉक कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एशियन गेम 2030 एंड 2034 एडिशन। तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो डिसीजन लेती है कि एशियन गेम्स कहां होंगी, उन्होंने डिसीजन ले लिया है आने वाली अपकमिंग एशियन गेम्स के लिए। तो देखो स्टूडेंट, ये सारे के सारे मैंने जानबूझकर यहां पर इस तरह से मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको एज इट इज याद रहे। तो लास्ट एशियन गेम्स हुई थी 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता एंड प्लैम्बैंग में हुई थी। 2 जगह हुई थी वैसे, लेकिन लिखने के लिए जकार्ता इंडोनेशिया। अब 2022 की जो एशियन गेम्स हैं वो कहां होंगी? हांगजो चाइना में। उसके बाद 2026 के एशियन गेम्स नगोया जापान में। 2030 का बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोहा कतर, एक छोटी सी कंट्री दोहा जो है
आपको पता होना चाहिए हमारे पास नेक्स्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होस्ट करने जा रही है। फीफा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो अगला वर्ल्ड कप हमारे पास दोहा कतर में होने जा रहा है, और 2030 में यहाँ पे होंगी एशियन गेम्स, और 2034 के एशियन गेम्स होगी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो ये सारी एशियन गेम्स आपको एज इट इज याद रखनी है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो वर्ल्ड की पहली एशियन गेम्स हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इंडिया में कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जो पहली एशियन गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि दिल्ली में पहली एशियन गेम्स कौन से ईयर में हुई थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन से ईयर में हमारे पास देखने को मिली थी। ओके, याद रखिएगा 1951, ठीक है। 1951 हमारे पास वो ईयर था जब पहली बार एशियन गेम्स हमें देखने को मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स पासिस अवे। एक दुख वाली खबर स्टूडेंट, नरेंद्र सिंह कैपने जो इंडियन बॉर्न यूएस साइंटिस्ट थे, बेसिकली इनकी डेथ हो गई है। इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, आज जब हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं, जियो फाइबर की बात करते हैं, ये जियो फाइबर किसको यूज करता है? फाइबर ऑप्टिक्स को। फाइबर ऑप्टिक्स से डाटा कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ये किसने बताया था? नरेंद्र सिंह कैपने ने, और इन्होंने ही टर्म कोइन की थी फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, 1956 में। देखिए पहले पर्सन जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की टर्म कॉइन की थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनके नाम पर 100 से ज्यादा पेटेंट्स थे, इनकी अभी डेथ हुई है, तो आपने याद रखना है कि ये नरेंद्र सिंह कैपने किससे रिलेटेड थे? दैट इज रिलेटेड टू फाइबर ऑप्टिक्स। जब हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है कोर, आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दूसरा पार्ट कौन सा होता है जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन में यूज होता है। ओके, तो याद रखना स्टूडेंट, जब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स की बात होती है दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा पार्ट होता है क्लैडिंग। एक कोर पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है क्लैडिंग। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट प्लेयर अवार्ड फॉर 2020, तो फीफा ने, भाई फीफा फुटबॉल की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने रॉबर्ट लेंडुस्की जो कि पोलैंड के हमारे पास प्लेयर हैं उनको बेस्ट मेल प्लेयर डिक्लेयर किया है, और लूसी ब्रॉन्ज, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, नाम में ब्रॉन्ज है तो इंग्लिश फुटबॉलर है, इनको बेस्ट फीमेल फुटबॉलर डिक्लेयर किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फीफा को लेकर बात करूं तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि फीफा का अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? कतर में। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आपको मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 2021 का फीफा का क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप, देखिए मैंने यहाँ पे क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप बोल दिया, क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? वेन्यू जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए 2021 का फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे होने जा रहा है? ओके, सो दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जापान। याद रखिएगा जापान में होने जा रहा है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च CMS-01, तो इसरो ने स्टूडेंट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर से इसरो से रिलेटेड हमारे पास न्यूज आ गई। इसरो हमारे पास कहां से ऑपरेट करता है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? के सिवान। तो इसने यहां पर हमारे पास जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, GTO, ये फुल फॉर्म याद रखें, स्पेशली मैंने इसलिए हाईलाइट की है। इस ऑर्बिट में हमारे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और इसको लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का यूज किया, दैट इज PSLV C50, ये रॉकेट का नाम है। PSLV की फुल फॉर्म याद रखेंगे, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जनरली हम दो तरह के सैटेलाइट यूज करते हैं, PSLV और GSLV। GSLV की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। GSLV है स्टैंड फॉर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया प्लेज $1 मिलियन टू वाडा। अब वाडा क्या है? दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये डोपिंग क्या होता है? जो हम ड्रग्स, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेकर खेलना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। तो उसको रोकने के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनी है वाडा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल कनाडा से ये एजेंसी ऑपरेट करती है, और ये कंट्रीज को पनिश भी कर सकती है। जैसा कि एक केस फाइल हुआ था रशिया के खिलाफ कि रशिया के प्लेयर्स डोपिंग करके खेलते हैं, इसीलिए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, उसने रशिया को 2 साल के लिए बैन किया हुआ है ओलंपिक से। याद रखना कौन सी कंट्री 2 साल के लिए, और 2 ओलंपिक से, सॉरी 2 साल नहीं, 2 ओलंपिक से बैन है, वो है हमारे पास रशिया। और अगले 2 साल में वो कोई भी इवेंट होगा तो वो उसमें अपना जो हमारे पास फ्लैग है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो वाडा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल, वाडा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा, और इंडिया ने इसकी हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है $1 मिलियन। लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया गया 18 दिसंबर को। याद रखिएगा माइग्रेंट्स क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। थीम क्या रही? इंपॉर्टेंट डे है इसलिए पूछ लिया जाता है। थीम रही री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी।
थीम याद रखिएगा, री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और कब ऑब्जर्व किया गया? 18 दिसंबर को। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।